नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपकी आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी यानी इंटरनल अकाउंट एग्जामिनर ऑफिसर की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 आपका जो जारी हुआ था। तो फाइनली इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 7 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना किसी स्किप की हुई वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। उसके बाद यदि आप एलिजिबल हैं और आपको फॉर्म फिल में कोई भी समस्या आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही यहाँ पर इसके पहले आपकी एक वैकेंसी और आपकी चल रही है जो सहायक पंजीयक आपके जो उद्योग नीति व निवेश प्रोत्साहन विभाग के तहत यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो जस्ट अभी अपलोड कर दिया है इसके पहले, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दी। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इस फॉर्म को भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को अपने घर बैठे आसानी से मोबाइल से फिल कर सकते हैं और लैपटॉप या पीसी यूज करें तो उससे भी फिल कर सकते हैं। तो प्रोसेस दोनों की सेम रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इसका सिलेबस, एग्जाम डेट, अन्य कोई भी आपको अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए फॉर्म फिल करने से पहले इसके पहले हम नोटिफिकेशन को शॉर्ट में देख लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस आपको हम दिखा देते हैं। तो हमारे पास ही हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। फॉर्म फिल आपके यहाँ पर देख सकते हैं। अंतिम तिथि आपकी 6 मार्च 2025 रखी गई है। तो आपको टाइम पर ही अप्लाई कर देना है। और यहाँ पर सभी जानकारी यहाँ पर आयु की और एज की सभी जानकारी आपके 10th के अनुसार यहाँ पर काउंट की जाएगी, यानी वहाँ पर आपको उसी के आधार पर फिल करना है। और बाकी सभी जानकारी यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। और फॉर्म आपकी यदि कोई मिस्टेक हो जाती है आपको एडिट कर सकते हैं, 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर देना होगा। अब सबसे पहले इसके हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस आपको हम दिखा देते हैं। तो शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी यानी स्टेटिक्स में हो, या गणित में यानी मैथमेटिक्स में, या अर्थशास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी में आपके पास स्नातकोत्तर यानी पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सांख्यिकी स्टेटिक्स में हो, मैथमेटिक्स में हो या इकोनॉमिक्स में आपके पास है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चलिए इसकी पोस्ट और देख लेते हैं, कितनी पोस्ट है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो वो भी देख लेती है मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए है, एक पोस्ट एसटी के लिए है और एक पोस्ट ओबीसी के लिए है। तो यानी आपकी यहाँ पर 3 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। तो आप अदर स्टेट के हैं तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं यदि इंटरेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ पर वही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका वेतनमान, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और यहाँ पर कर्तव्य क्या रहेगा, तो वही आपका जिला खनिज प्रतिष्ठान DMFF एवं ऑडिट संबंधी कार्य हेतु विभाग की लेखा, ये सभी यहाँ पर आप बाकी के पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पर आयु की बात करें तो पर आपकी मिनिमम 21 साल और अधिकतम 40 साल आपकी रहेगी। और आपकी जो कैटेगरी वाइज वहाँ पर आपकी अलग से यहाँ पर अपर एज में छूट रहने वाली है। बाकी की सभी जानकारी इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट दी गई है यहाँ पर, तो इसको आप जरूर देख लीजिए। आपकी नोटिफिकेशन 28/12 को जारी हुआ था। ऑनलाइन फॉर्म की 7 तारीख से स्टार्ट है, लास्ट डेट आपकी 6 मार्च 2025 है। फॉर्म आपकी 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी 8/3 यहाँ पर रखी गई है। अब आपकी एडमिट कार्ड, सिलेबस, एग्जाम डेट जो भी आपको अलग से अपडेट आएगी तो वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब चलिए इसकी फॉर्म को कैसे फिल करना है वो पूरी प्रोसेस आप देख लीजिए। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको यदि मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो गूगल को ओपन करना है, लैपटॉप से पीसी यूज कर रहे हैं तो आपको गूगल में टाइप करना है MPPSC MP ऑनलाइन, इस प्रकार से आपको सिंपल टाइप करना है और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर जो पहली लिंक दिख रही है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे या उसी पेज पर भी आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर जाकर आ सकते हैं। तो अब आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आपको जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है विस्तार से, इसको आपको क्लिक करके PDF पर डाउनलोड करके एक एक जानकारी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद जो ब्लू कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा, तभी आपका फॉर्म यहाँ से आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। आपको यहाँ पर फोटो खिंचवाते समय अलग स्थिति में रहना है और फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए या लाइट कलर की आपकी यहाँ पर चल जाएगी और नवीनतम फोटो होनी चाहिए आपकी। अब यहाँ पर यदि आप वहाँ पर क्लिक नहीं करते तो आप एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो ब्लू कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला इस पर आपको क्लिक करना होगा एक बार। तो इस प्रकार से आपकी PDF यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो हम पहले से डाउनलोड किए तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको एक्सेप्ट पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से, तो आपका फॉर्म पूरा यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा फॉर्म आपको ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर फॉर्म को सावधानीपूर्वक अच्छी तरीके से फिल कीजिए, एक जानकारी चेक करके। तो आवेदक पद का नाम आपका आंतरिक लेखा परीक्षक अधिकारी,
अभ्यर्थी का प्रथम नाम और प्रथम नाम सभी नाम आपको हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित नाम ही दर्ज करना है। जैसा आपकी 10th की मार्कशीट में दिया गया है वैसा ही नाम आपको, वैसा ही स्पेलिंग, सब कुछ आपको वैसे ही फिल करना है। तो अभ्यर्थी का प्रथम नाम, अब सभी जानकारी आपको, जो आप जानकारी फिल कर रहे हैं, आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नाम फिल करना है जो कि आपकी मार्कशीट में दिया है वैसा ही। यदि आपका मिडिल नेम है, मध्यम नाम है तो यहाँ पर मध्यम नाम, मिडिल नाम जैसे आपका नाम कुमार होता है या कुमारी होता है आपके नाम के बाद। इसके बाद यदि आपका सरनेम है यानी लास्ट नेम दिया गया है मार्कशीट पर तो वो लास्ट नेम यहाँ पर फिल कीजिए। यदि मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं दिया है तो दोनों को आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। लेकिन ध्यान दीजिए 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको फिल करना है, अलग से अपने मन से कुछ भी यहाँ पर फिल नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाता है जेंडर, मेल या फीमेल जो भी उसको यहाँ पर आपको फिल करना है, इस प्रकार से टिक करना है। नेक्स्ट है जन्म तिथि, तो जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में दिया है वैसे ही आपको जानकारी यहाँ पर इसकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी फिल कर देनी है, इस प्रकार से आपकी आ जाएगी। यहाँ पर डेट को फिल कर देना और यहाँ पर आपको मंथ को सेलेक्ट करना है। ये सिर्फ हम आपको डेमो के लिए आपको दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी है वो आप सही सही से यहाँ पर फिल कीजिए। नेक्स्ट है फादर्स का नाम यानी पिता का नाम, तो जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में दिया गया है वही आपको फिल करना। आपको बार बार इसलिए बोला जा रहा है ताकि आप कोई भी अपने मन से गलती यहाँ पर ना करें। आपको आधार कार्ड, कोई भी ID प्रूफ है उसके आधार पर जानकारी फिल नहीं करनी। आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट यानी अंक सूची यानी मार्कशीट में दिया है वही आपको यहाँ पर फिल करना है। आपको बार बार इसलिए बोला जा रहा है ताकि आप गलत ना करें, बाद में आपको फिर समस्या होगी ना। अब इसके बाद माता जी का नाम यानी मदर्स नाम फिल करना है। नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, यदि आप विवाहित है तो यस कीजिए, इस प्रकार से आप यस करेंगे। यहाँ पर पत्नी का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या, क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है, इस प्रकार से आपको देना है। यदि नहीं है, आप अनमेरिड है तो नो पर आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी, यदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो इस प्रकार से आप नो पर क्लिक कर सकते हो। तो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अनरिजर्व से ही काउंट होंगे, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको आपको यहाँ पर यस करना है। अब यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है, जैसे अनरिजर्व है तो अनरिजर्व सेलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से अनरिजर्व है तो अनरिजर्व, SC है तो SC, ST है तो ST, OBC है तो OBC, EWS है तो EWS, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ही सेलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है यदि आप जैसे OBC नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा कि अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं। यदि आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस करते हैं तो यहाँ पर आप अनरिजर्व से यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। यदि नहीं आते, नॉन क्रीमी लेयर हैं आप, OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो यहाँ पर आपको OBC का लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जाति का नाम यानी SC ST, आप चाहे SC सेलेक्ट करें या ST सेलेक्ट करें या OBC सेलेक्ट करें, तो जो आपकी जाति है वही जाति आपको यहाँ पर फिल करना है, जाति का नाम आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट है जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, यानी जो आपका मध्य प्रदेश का स्थायी जाति प्रमाण पत्र है वो किसने इशू किया है, तो यहाँ जारी करते का पदनाम यानी SDM ने बनाया है तो इस प्रकार से आप SDM लिख दी गई, इस प्रकार से आप लिख दीजिए, या SDO ने बनाया तो SDO, इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट है किस जिले से आपने जारी किया है, किस जिले से आपका इशू हुआ है, तो उस जिले को यहाँ पर आप लिख कीजिए, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका जिला है। यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक यानी जो जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपको फिल करना है। यदि आपने डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया है तो जो आपका RS से लेकर स्टार्ट होता है पूरा आपका, या कोई और भी आपका यहाँ पर अल्फ़ाबेट हो सकता है, तो वही आपको यहाँ पर फिल करना है पूरा, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र होने की, जारी होने की दिनांक, तो यहाँ पर आप जाति प्रमाण पत्र को देखिए तो यहाँ पर साइड में आपको किस डेट को इशू हुआ है तो पूरी डेट आपको यहाँ पर दिख रही है। तो इस कैलेंडर को आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपको यहाँ पर इशू हुआ है इसकी डेट सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर ही आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या इससे अधिक दिव्यांग, यदि दिव्यांग है तो यस कीजिए, तो यहाँ पर उसकी जानकारी देनी हुई, यदि नहीं तो आपको ऊपर ही यहाँ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी कभी किसी सेवा से पृथक करने के लिए दंडित किया गया, यदि किया गया तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको ऊपर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, यदि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या लंबित है तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो ऊपर ही यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में यदि आपको कभी डिवेयर किया गया है तो यस करना है, नहीं तो पर भी आपको ऊपर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसकी नगर सेवक में या निगम में या मंडल में या स्वशासी संस्था में सेवारत है, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो पर आपको ऊपर ही क्लिक करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण। तो क्या आपके पास मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, यदि आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो अपन ऊपर क्लिक कर सकती। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर यदि आपके पास अभी मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन नहीं है, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना। कहने का मतलब ये है यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और अभी आपके पास वर्तमान में जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं रोजगार पंजीयन नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप इंटरव्यू देने जाएंगे
तो उस टाइम आपको रोजगार पंजीयन लेके जाना होगा। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, आप अदर स्टेट के हैं, तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। आपको रोजगार पंजीयन देने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना रोजगार पंजीयन के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास रोजगार पंजीयन है तो यस कीजिए। यहाँ पर आपका रोजगार पंजीयन क्रमांक फिल करना है पूरा। यहाँ पर किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन कराया है, वो आप किस जिले से आपने किया है वो यहाँ पर आप फिल कीजिए। इस प्रकार से आपको फिल करना है। आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको पंजीयन डेट, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको पंजीयन की डेट, किस डेट को आपने पंजीयन किया था। यदि आपने बीच में रिन्यू किया है तो रिन्यू वाली डेट आपको फिल नहीं करनी है। स्टार्ट में आपको शुरू में आपने किस डेट को रोजगार पंजीयन किया था, पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक, तो वही आपको यहाँ पर फिल करना होगा। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है आपका, आप क्या अभ्यर्थी, तो ये आपका ऑप्शन रहेगा हाइट रहेगा, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह योजना यानी इंटरकास्ट मैरिज के अंतर्गत आप पुरस्कृत स्वर्ण पार्टनर हैं, यदि हैं तो यस करेंगे। और ये आपका ऑप्शन यदि आप अनमेरिड पर सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आपके हाइड रहेंगे। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी है, यदि है तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको नो पर ही क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपको एग्जाम सेंटर। तो 4 एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से अपनी सुविधा अनुसार अपने नज़दीकी एग्जाम सेंटर जो भी हैं उनको यहाँ पर आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर लेना। अब नेक्स्ट आ जाता है शिक्षा विवरण, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हाई स्कूल एंड 10th की जानकारी फिल करनी है। तो सिंपल यहाँ पर आप हाई स्कूल लिख दीजिए। इस प्रकार से हाई स्कूल लिख सकते हैं, हाई स्कूल, इस प्रकार से फिल करना है। यहाँ पर आपका प्रणाली CGP या ग्रेड था, जो भी आपका था उसको यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में या तो चाहें तो आप पूरे सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए जब आप सब्जेक्ट के नाम फिल कर रहे हैं तो आपको कॉमा नहीं लगाना है। आपको कॉमा, इस प्रकार से आपको कॉमा नहीं लगाना है। जो कॉमा वाला ऑप्शन है आपको ये वाला, इस प्रकार से आपको कॉमा नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट स्पेस देकर आपको दूसरे सब्जेक्ट लिख देना है। या सिंपल सा यहाँ पर आप ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ऑल जनरल सब्जेक्ट, इस प्रकार से आप फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो अपना पूर्णांक फिल करना है, कितने नंबर का आपका पेपर था, इस प्रकार से आपको फिल करना। जो भी आपका था उस प्रकार से आपको अपनी मार्कशीट में देखकर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको प्राप्तांक फिल करना है, आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। जो भी आपके प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं इसका तो डिवीजन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका है। इसका तो बोर्ड का नाम फिल करना है। यदि आपका MP बोर्ड है तो MP बोर्ड, CBSE है तो CBSE या अदर जो भी बोर्ड है आपका, इस प्रकार से आप फिल कीजिए। यदि आप MP बोर्ड है तो इस प्रकार से आप MP बोर्ड, इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं, MP बोर्ड भोपाल। इसके बाद उत्तीर्ण वर्ष, किस वर्ष में परीक्षा 10th पास की वो फिल कीजिए और यहाँ पर आपका रोल नंबर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल यानी हायर सेकेंडरी की जानकारी, 12th की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर चाहें तो अब यहाँ पर हायर सेकेंडरी इस प्रकार से आप फिल कर दीजिए, हायर सेकेंडरी इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर 12th में आपको हायर सेकेंडरी इस प्रकार से फिल करना है। अब वही आपका डिवीजन या CGP जो भी आपको यहाँ पर फिल कीजिए, इस प्रकार से आपको फिल करना है। इसके बाद अपने सब्जेक्ट को फिल करना है। तो अब आपने जो भी स्ट्रीम से आपने 12th पास की है, आर्ट था, आपका साइंस था या कॉमर्स था, जो भी आपका था वो यहाँ पर आप फिल कीजिए। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की, यदि आपके 5 सब्जेक्ट तो 5 सब्जेक्ट लिख सकते हैं। जैसे आपका हिंदी था, इंग्लिश था, हिस्ट्री था, पॉलिटी था, ज्योग्राफी था, इस प्रकार से आपके जो भी सब्जेक्ट थे, इकोनॉमिक्स था, जो भी था, इन 5 सब्जेक्ट को लिख दीजिए। आपको कॉमा नहीं लगाना है। इसका तो पूर्णांक आपका कितने नंबर का था 12th का पेपर, इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जो भी यहाँ पर आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएंगे। इसका तो अपना डिवीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिवीजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। यहाँ पर बोर्ड का नाम फिल करना है। जैसे MP बोर्ड यहाँ पर लिखा है, MP बोर्ड है तो MP बोर्ड, CBSE है तो CBSE है, अदर स्टेट बोर्ड है तो अदर स्टेट बोर्ड का नाम लिखिए। यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष, किस वर्ष आपने 12th पास किया वो, और यहाँ पर जो रोल नंबर है वो रोल नंबर को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अब यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है, स्नातक, तो स्नातक का नाम यहाँ पर फिल कीजिए। इस प्रकार से यदि आप BA की हैं, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप समझिए BA की हैं तो इस प्रकार से आप BA लिखिए, या BSc की है तो इस प्रकार से BSc लिखिए, जो भी है। लेकिन आपको जो स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी जो जानकारी मांगी गई है, जो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मांगे वो आपके पास यहाँ पर होना आवश्यक होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट है, आपको इन्हीं में से आपको यहाँ पर हो तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में हो या मैथ में हो या इकोनॉमिक्स में हो तो ही यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फिल करना है। अब BSc में जैसे फॉर एग्जाम्पल BSc फिल कर रहे हैं या BA फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिवीजन या CGP जो भी आपका था, यदि CGP था तो CGP यहाँ पर आपको फिल करना है, और डिवीजन है तो आपको डिवीजन आपको फिल करना है। इस प्रकार से आपको फिल करना है, जैसे आपने 12th की जानकारी फिल की है। अब यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के नाम फिल करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जैसे BSc किए हैं तो दी आप जैसे समझिए PCM से किए हैं, PCM से किए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आपको यहाँ पर लिख दीजिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। यदि आप जैसे यदि आप आपके सब्जेक्ट
बीए की है तो बीए में आपके जो सब्जेक्ट रहे जैसे हिस्ट्री रहा, पॉलिटी रहा, इकोनॉमिक्स रहा, तो वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसका तो पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्नातकोत्तर। ये आपको सिर्फ डेमो के लिए आपको फिल कर रहा है, जो आपकी सही जानकारी है, एक्चुअल जानकारी है, वही आपको फिल करना है। अब यहाँ पर आपको स्नातकोत्तर पीजी आप क्या किए हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एमए किए हैं, इस प्रकार से एमए किए हैं, तो यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रकार से आप एमए इकोनॉमिक्स इस प्रकार से आप लिख दीजिए, या एमएससी की है मैथमेटिक्स तो एमएससी लिख दीजिए, स्टेटिक्स की है तो स्टेटिक्स, इस प्रकार से जो भी आपका है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। इसका तक CGPA डिवीजन जो भी आपको यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर आपका यहाँ पर भी आ जाएगा, आपको देख सकते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स था, मैथमेटिक्स है या स्टेटिक्स जो भी आपका है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से फिल करना है। या तो चाहे यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आप सिर्फ अकेला जैसे एमए की है तो यहाँ एमए इस प्रकार से आप लिख दीजिए। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आप एमएससी की हैं तो एमएससी, या आप यहाँ पर स्टेटिक्स एमए किए हैं, जो भी आप किए हैं उसको यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पूर्णांक फिल कर देना है। यहाँ पर आपको प्राप्तांक, यहाँ पर वही आपके परसेंटेज, यहाँ पर डिवीजन, यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है आपको, और रोल नंबर और पासिंग ईयर आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे को चले आना है। अब नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं केवल मध्य प्रदेश के ओबीसी नॉन क्रिमिलियर एवं दिव्यांगजनों हेतु? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं तो केवल मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर दिव्यांगजन हेतु यदि लेना चाहते तो यस कीजिए इस प्रकार से, नहीं चाहते तो नो पर यहाँ पर आप क्लिक कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है, अब आपको यहाँ पर बैंक की जानकारी देनी है, और बैंक की जानकारी आपको स्वयं की देनी है, किसी और की जानकारी यहाँ पर आपकी फैमिली की मेम्बर की किसी की जानकारी यहाँ पर ऐड नहीं करनी है। तो यहाँ पर बैंक का नाम, यहाँ पर आपको बैंक का नाम फिल करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, HDFC जो भी आपका है वहाँ पर आप फिल कीजिए। जो आपकी बैंक की पासबुक इसके फ्रंट पेज पर देखिए तो आपको यहाँ पर सब कुछ जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर बैंक का नाम, यहाँ पर IFSC कोड फिल कर देना है, पासबुक पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर शाखा का नाम, यहाँ पर शाखा कोड, इस शाखा कोड भी आपको बैंक की पासबुक पर लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर खाता धारक का नाम आपका नाम फिल करना है, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आप, नेक्स्ट है जो आपकी पासबुक है उसकी पासबुक की फ्रंट पेज को आपको इमेज को स्कैन कीजिए, और 200 KB तक, ध्यान दीजिए 200 KB से अधिक यहाँ पर इमेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पर JPG फॉर्मेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है, वर्तमान पता आपको फिल करना है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको फिल करना है। तो यहाँ पर अपना स्टेट को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है इस प्रकार से आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपने जिले को सिलेक्ट करना है, किस जिले हैं आप, यहाँ पर इस जिले को इस प्रकार से आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको लिख देना है, यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर लैंडमार्क आपको पहचान कोई, यहाँ पर आपका। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर स्थायी पता, जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट हैं, ID प्रूफ है। तो यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो इस पर आप टिक कर दीजिए, यहाँ पर दोनों आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। यदि अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है अभ्यर्थी का फोटो। तो फोटो आपको रिसेंटली फोटो होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड की फोटो होनी चाहिए, और फोटो पर चाहे तो नाम भी लिखवा लीजिए। तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फोटो की साइज आपको मिनिमम 20 KB और अधिकतम आपको 100 KB तक आपको अपलोड करना है। तो कोशिश कीजिए आप फोटो को 85 से 90 KB के बीच में अपलोड कीजिए, तो आपकी फोटो एकदम क्लियर दिखेगी और स्पष्ट दिखेगी और ब्लर नहीं दिखेगी। अपलोड करने के बाद इस पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर की मिनिमम साइज 10 KB, अधिकतम 100 KB। यहाँ पर भी कोशिश कीजिए आप 80 से 85 KB के बीच में अपलोड कीजिए, तो आपको सिग्नेचर भी क्लियर दिखेगा, ब्लर यहाँ पर नहीं दिखेगा, और इस पर आपको टिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID फिल करना। तो जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है सही से आपको सही तरीका से फिल करना है। यदि गलत हो जाता है तो बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे और ना ही आप फॉर्म को एडिट कर पाएंगे, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर जब फॉर्म को एडिट करेंगे तो उस पर एक OTP आता है। जब वो OTP फिल करते हैं तभी आपका फॉर्म एडिट होगा। तो यदि आप गलत मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं तो आपको OTP भी नहीं आएगा और फॉर्म भी एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सही सही मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको सही सही ईमेल ID फिल कर देनी है। उसके बाद घोषणा पर आपको यहाँ पर टिक करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जब सभी जानकारी यहाँ पर फिल कीजिए तो पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नीचे को चले आना है। यहाँ पर जो आपको कैप्चा देख रहे हैं कैप्चा को यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। लेकिन आपको एक बात को विशेष रूप से ध्यान देना है, आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में इसको सुधार नहीं कर पाएंगे। ना ही आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर में भी कोई मिस्टेक होनी चाहिए, और सब कुछ आपको चेक कर लेना तभी आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। लेकिन एक बात और, यदि आपके जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो रही है तो यहाँ पर आपको रेड कलर में आपको मैसेज दिखेगा, जो आपकी फोटो है या सिग्नेचर जो कुछ भी आपको यहाँ पर दिख रहा है तो उस रेड कलर में आपको दिख जाएगा। तो वो जाकर आपको ऊपर यहाँ पर जैसे फोटो है तो फोटो को वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको जाना है, फोटो को रिसाइज करना है और दोबारा से आपको अपलोड करना है और नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं
तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, आपको भुगतान नहीं इस प्रकार से दिखेगा। तो ये ऊपर की ओर आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, आवेदन क्रमांक, तो वो आपको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या उसको नोट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको फीस को पेमेंट कर देना और फॉर्म को प्रिंट निकाल लेना। यदि आप बाई चांस यहाँ से आप फीस पेमेंट नहीं कर पाती तो अब आपको कैसे पेमेंट करना वो देख लीजिए। तो यदि आप वहाँ से पेमेंट नहीं कर पाती तो अब होम पेज पर आएगी जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिए तो जो आपने अभी एप्लीकेशन नंबर नोट किया है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो कैप्चा है कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर क्लिक कीजिए, तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा और उसकी फीस को पेमेंट कर दीजिए। लेकिन एक बात और यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि आपके फॉर्म में अभी कोई जानकारी मिस्टेक हो चुकी है तो उसको चाहे तो बाद में एडिट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि नाम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, फादर्स नेम, स्पेलिंग, मोबाइल नंबर, यदि अभी आपकी कोई मिस्टेक हो चुकी है तो फिर इस फॉर्म की फीस को पेमेंट मत कीजिए, इस फॉर्म को छोड़ दीजिए। अब दोबारा से न्यू फॉर्म फिल कीजिए। अब जो भी आपका ये वाला फॉर्म है तो ये आपका बाद में रिजेक्ट हो जाएगा जब इसकी फीस पेमेंट नहीं करेंगे। जिसकी फीस पेमेंट कर देंगे तो वही फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा। यदि आपकी बात सबमिट कर देते हैं, फीस पेमेंट कर देते हैं, तब आपको दोबारा फॉर्म न्यू फॉर्म फिल नहीं करना है, आपको उसी फॉर्म को एडिट कर लेना है। इतना काम आपको कर लेना है। इसके तो दोबारा से आप होम पेज पर आ जाएंगी। अब इसके फॉर्म को चेक करना है कि पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है, इसकी प्रिंट दोबारा से लेना है। तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है डुप्लीकेट रिसीप्ट व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से आपको। तो वही आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा और लॉगिन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसका आपको प्रिंट निकाल के सेव करके रख लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप आपने अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। यदि फॉर्म में आपको कोई भी समस्या रही तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। जैसे इसका सिलेबस, एग्जाम डेट, अन्य कोई भी अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।